आप सबको जय हिंद। आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 16 आंकड़ों का उपयोग इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आंकड़ों से जैसा आप सब जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन किसी न किसी तरह के आंकड़ों का उपयोग निरंतर करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी विभिन्न प्रकार के दैनिक क्रियाकलापों में आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबको ये जानने की जरूरत है आखिर आंकड़े होते क्या हैं। तो पहले हम देखें आंकड़ों का अर्थ। इसका इंग्लिश शब्द है डेटा। डेटा जो है डेटम शब्द के प्लूरल वर्ड से ही बना हुआ है और आंकड़े जो होते हैं वो एक प्रकार की सूचनाएं होती हैं। तो आंकड़ों से मतलब है कि व्यवस्थित ढंग से एकत्रित एक ऐसी जानकारी जिसे हम किसी विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एकत्र करते हैं। हम किस तरीके के आंकड़े एकत्रित करते हैं? जैसे यदि हम दैनिक जीवन में देखें तो यदि आप अपने आय व्यय का विवरण प्रतिदिन लिखते हैं तो वो भी एक तरह के आंकड़े हैं कि हमने दिन भर में कितनी राशि खर्च की, कौन कौन सी सामग्री खरीदी। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन कर रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो जनगणना जो होती है उसमें हम ये ज्ञात करते हैं विभिन्न स्रोतों से जा करके कि हमारे देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या कितनी है, उसमें से कितने लोग कितने शिक्षित हैं, किनके घर में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। और इन जनगणना आंकड़ों को एकत्रित करने के पश्चात हम पिछले 10 वर्ष पूर्व जो जनगणना हुई रहती है उससे भी हम तुलना करके देखते हैं कि इन 10 वर्षों में हमारे देश की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई। तो पुराने आंकड़ों का भी उपयोग हम करते हैं और नए आंकड़े भी एकत्रित करते हैं। तो उन सब का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। स्कूल स्तर पर भी हम ऐसे बहुत सारे आंकड़ों का उपयोग करते रहते हैं। तो इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर वस्तुओं के दाम लिखे हुए हैं, तो वो भी एक प्रकार के आंकड़े हैं। आप ट्रेन में यात्रा करने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ पर ट्रेनों की समय सारणी लिखी हुई है, वो भी एक तरह के आंकड़े ही हैं। ऐसे ही मौसम की जानकारी हम दिन प्रतिदिन देखते हैं। जैसे आज मान लीजिए कि आज का तापमान इस समय 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 2019 में 12 दिसंबर को क्या इतनी ही तापमान थी या कम थी या ज़्यादा थी, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमको पुराने आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो आंकड़े कहीं न कहीं पर दर्ज किया हुआ था, लिखित रहता है, उसके माध्यम से हम तुलना करके जान पाते हैं कि आज का दिन पिछले वर्ष या 10 वर्ष पूर्व या 20 वर्ष पूर्व कितना ठंडा था या कितना गर्म था। ये सब मौसम के आंकड़े होते हैं। तो आंकड़े जो है हमेशा हमारे लिए उपयोगी हैं। तो आंकड़ों को जो होते हैं वो सदा संख्या के रूप में ही नहीं होते। कई बार हम आपको आंकड़े देखते हैं वो चित्रों के रूप में होते हैं, चित्र के रूप में लिखे हुए रहते हैं, संख्या नहीं लिखा है, वहाँ पर चित्र बना है। तो चित्र को हम देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे इतनी वस्तुओं की संख्या है या इतने सारे जो भी वस्तु के आंकड़े वहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं वो चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किए। तो संकेत हम जैसा निर्धारित करेंगे उसके अनुसार से हमारे आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण होगी। तो सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से वर्गीकरण करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे पास सूचना आ रही है उसको एक दृष्टि में हम देख करके जान पाए कि ये आंकड़े क्या कहते हैं। अब स्कूल स्तर की हम जैसे बात करते हैं तो हम स्कूल में प्रतिदिन बच्चों का अटेंडेंस लेते हैं, मध्याह्न भोजन के संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। हमारे स्कूल में कितने सारे संसाधन हैं, हमारे स्कूल में कितने टीचर हैं, आदि आदि। तो ऐसे बहुत सारी जानकारियाँ हम प्रतिदिन स्कूलों में भी उपयोग करते हैं और शासन के द्वारा भी ऐसी जानकारियाँ मंगाई जाती है। तो उन सब में हम आंकड़ों का उपयोग करके उनको देते हैं। कई बार हम पुराने रजिस्टर निकाल करके आंकड़े तैयार करते हैं और कई बार हमें नई जानकारियाँ मांगी जाती है
हम नए आंकड़े भी तैयार करते हैं। तो एक आंकड़ों का हम यदि एक्टिविटी बच्चों से कराना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे किसी कक्षा, मान लीजिए 5वीं कक्षा में हमारे यहाँ किसी स्कूल में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों का जो जन्मदिन है वो किस किस महीने में कितने कितने बच्चों का जन्म दिवस होता है, उसको प्रस्तुत करने के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं। तो एक तरीका हम यहाँ पर लिख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसा करते करते हम दिसंबर तक चले जाएंगे। फिर प्रत्येक बच्चे को कहेंगे कि आपका जन्मदिन जिस महीने में आता है वहां पर आकर के आप एक कोई निशान बना दीजिए। मान लीजिए कि उन्होंने ऐसा एक निशान बनाया, किसी बच्चे का जनवरी में आता है तो वो यहाँ लगाएगा, जिसका मई में आता है वो यहाँ लगाएगा, जिसका अप्रैल में आता है वो यहाँ लगाएगा। तो ऐसा करते करते सभी कॉलम में हम इस तरीके के निशान प्राप्त करेंगे। मान लीजिए जनवरी में ऐसा निशान आया, फरवरी में इस तरीके से आया, मार्च में ये आया, अप्रैल में इस तरीके से आया। और इन सब निशान को अगर हम गिन करके देखें सभी को, तो कुल मिलाकर के, क्योंकि हमारे पास बच्चों की संख्या 40 थी, तो 40 ऐसे हमारे पास निशान इस चित्रों के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित हो जाए। तो ये जो है कम आंकड़े हैं तो इसको हम ऐसे चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर पा रहे हैं। यदि आंकड़ों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसको हमको अलग तरीके से व्यक्त करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऐसे हम आंकड़े बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं। यही आंकड़े बाद में उसको हम गिन करके लिखेंगे। 3 है तो यहाँ पर अंकों में 3 लिख सकते हैं, यहाँ 2 है तो 2 लिख सकते हैं, 3 है तो यहाँ 3 लिख सकते हैं। और फिर लास्ट में सबको जोड़ करके देखें तो उनकी संख्या जो है हमारे कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चों के 40 बच्चों से मिलती है या नहीं मिलती है। तो आंकड़ों को ठीक ढंग से दर्ज करना और प्रस्तुत करने से हम उसका विश्लेषण और निष्कर्ष करने में सफल होते हैं या हमको मदद मिलती है। तो आंकड़ों को दर्ज करने के लिए हम ऐसे चित्रों का उपयोग कर सकते हैं, किसी तरह के अन्य तरह के आइकॉन का भी उपयोग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखें। हमने बच्चों को ये कहा कि आप रोड के किनारे बैठ जाइए और 1 घंटे तक आपको वहाँ पर गुजरने वाली कार को देखना है, कितनी कार 1 घंटे में वहाँ से गुजरी, कितने बस वहाँ से गुजरे, कितने ट्रक वहाँ से गुजरे। ऐसे 3-4 गाड़ियों को हम उनको कहते हैं कि आप 1 घंटे तक रोड किनारे बैठ करके उनको काउंट करके कि कितने कार गुजरे 1 घंटे में और कितने बस और कितने ट्रक। तो उसके लिए बच्चों को कुछ न कुछ संकेत बताना पड़ेगा। या तो वो हर बार कार 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 लिखता जाएगा, या बस 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 लिखेगा, ट्रक लिखेगा, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि उसने कार के लिए क शब्द लिखना शुरू किया, बस के लिए ब शब्द लिखना शुरू किया और ट्रक के लिए ट शब्द लिखना शुरू किया। तो 1 घंटे में उसने इसके सामने मान लीजिए कार वहाँ से सामने से गुजरती है तो उसके लिए उसने 1 लाइन खींचा, फिर एक ट्रक आ गया तो फिर 1 लाइन खींचा, बस आया तो फिर 1 लाइन खींचा, फिर कार आया, फिर कार आ गया, फिर कार आ गया, बस आया। ऐसा ऐसा करते करते वो लाइन खींचते हुए चला जाता है। और जैसे ही 1 घंटा समाप्त होता है वो क्या करता है, इन सबको गिन करके देखेगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कार यहाँ से गुजरी 1 घंटे में। ऐसे ही बस की संख्या वहाँ पर 6 मिली और ट्रक की संख्या 8 मिली। तो कुल मिलाकर के 21 वाहन वहाँ पर से 1 घंटे में गुजरे। तो ये क्या हो गया, उसके लिए एक आंकड़े हो गए। और इसको देख करके कोई भी बता देंगे कार की संख्या 7 थी, बस की संख्या 6 थी, ट्रक की संख्या 8 थी। अगर उसी को मिला जुला लिखता, कार लिखता फिर बस लिखता, जैसे जैसे जिस क्रम में जो आता वैसा लिखता, तो हमको खोजने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर प्रत्येक लकीर जो है, एक लाइन जो हम यहाँ पर खींच रहे हैं वो 1 को दर्शाती है। तो इसी तरीके से सारी लकीरों को गिन करके हम जो कुल संख्या प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं टैली करना। कई बार हम लोग बोलचाल की भाषा में भी उपयोग करते हैं। टैली का मतलब मिलान करना।
तो इस लकीर को हम क्या कहते हैं, जो हमने खींचा है, ये टैली कहलाता है, या इसको मिलान लकीर भी कहते हैं, और या टेली बार अंग्रेजी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में टेली बार कहते हैं। ये जो लकीर होते हैं इसको हम तालिका के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण जो होता है वो तालिका के रूप में होना चाहिए, ताकि हमको समझने में आसानी हो और किसी भी कोई अन्य व्यक्ति को देख करके उसको जानकारी मिल सके कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। जब हम टेली चिन्ह लगाते हैं या मिलान टेली बार का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर हम उसको 5-5 के समूह में दर्ज करते हैं। तो आंकड़ों को प्रस्तुत करने का जो एक तरीका होता है वो तालिका के रूप में होता है। वो ये बताता है कि कोई भी बात कितनी बार आती है या उसमें शामिल है, और इसी तालिका को हम कहते हैं बारंबारता तालिका। जैसे ये मैंने लिखा है बारंबारता तालिका। अभी हमने एक बच्चों के साथ एक्टिविटी किया था, उसी यहाँ पर हम देखते हैं जनवरी फरवरी में, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तालिका में माह लिखते हैं, माह का नाम। फिर यहाँ पर आएगा टेली चिन्ह, चिन्ह उसका नाम। यदि हम लाइन खींचते हैं तो टेली चिन्ह, या उसको लकीर के रूप में आप कहेंगे तो मिलान लकीर भी कर सकते हैं हिंदी में। और यहाँ पर जो आता है उसको हम कहते हैं आवृत्ति या बारंबारता भी कहते हैं, बारंबारता या आवृत्ति। तो मान लीजिए कि जनवरी में बच्चों की संख्या, जन्मदिन मनाने वाले बच्चों की संख्या 4 है, तो उसको हम इस तरीके से 4 बार लाइन खींचेंगे। फरवरी में ये संख्या 3 थी, तो इसको हम यहाँ पर 3 खींचेंगे। फिर मार्च में मान लीजिए बच्चों की संख्या 7 है, तो जब जैसे हमारे पास 5 आता है, 5 वस्तु होते ही हम 1 2 3 4 करते हैं, 5वें लाइन को इस तरीके से क्रॉस करते हैं। ये 5 का एक समूह बन जाता है। उसके बाद 6 और 7 एक नया ग्रुप तैयार होगा, तो ये 5 और 2 7 होता है। और इसी तरीके से अप्रैल 2 है मान लीजिए, और ऐसा करते करते हम जाए और लास्ट पे दिसंबर में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए बच्चों की संख्या 5 है। तो ये टेली चिन्ह लगाना है, मिलान लकीर बनाना, ये बारंबारता तालिका है। अब इसी टेली चिन्ह को गिन करके हम उसको संख्या के रूप में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर 4 आया तो 4 लिख देंगे, यहाँ 3 है तो 3 हो गया, यहाँ पर 5 और 2 7 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, इस बीच में और भी अलग अलग महीनों में। तो इन सब को जब हम लास्ट में जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, बच्चों की संख्या 40 आना चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में 40 बच्चों के लिए जन्मदिन तालिका तैयार किया है। यदि यहाँ पर कोई त्रुटि है तो कहीं न कहीं हमारे तालिका निर्माण में कोई गलती हो रही है। ये कहलाता है बारंबारता तालिका। ये बारंबारता क्यों, क्योंकि जनवरी में 4 बार आया, एक ही चीज, एक ही तरह के जन्मदिन के लिए 4 बच्चों को प्रदर्शित करना है, ये 4, तो इसलिए इसका नाम बारंबारता या आवृत्ति तालिका भी है। इसके बाद हम देखते हैं स्तंभ आरेख। ये भी एक महत्वपूर्ण है आंकड़ों को समझने के लिए। यदि हम हर चीज, सभी चीजों को तालिका के रूप में प्रदर्शित न करें तो हमारे पास एक और तरीका है स्तंभ आरेख, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बार डायग्राम। स्तंभ के रूप में यदि हम प्रत्येक पंक्ति या कॉलम में हम एक स्तंभ बना देते हैं, ये स्तंभ जितनी ऊंचाई तक जाएगा वो उसकी संख्या को प्रदर्शित करेगा, और उसी अनुपात में स्तंभ की लंबाई होगी। बारंबारता की तुलना में स्तंभ आरेख को देखते ही हम कुछ जानकारी स्पष्ट रूप से जान जाते हैं। स्तंभ आरेख में हमको कोई ना कोई एक पैमाना चुनने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैमाने के आधार पर ही हमको स्तंभ की ऊंचाई लंबाई को बड़ी करनी होगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा होता है जनगणना का, जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए। मान लीजिए हमारे देश की अभी जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है। 135 करोड़ को यदि हम स्तंभ के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो हमको पैमाना को निश्चित रूप से बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। बहुत बड़ा का मतलब है कि मान लो कि 10 करोड़ लोगों के लिए हम
1 सेंटीमीटर को प्रदर्शित 12-13 सेंटीमीटर की लाइन अपनी नोटबुक में या कॉपी में खींच सकते हैं। तो स्तंभ आरेख का उपयोग ऐसे आंकड़ों के लिए किया जाता है जिसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे जनसंख्या हमारा निरंतर परिवर्तन हो रहा है, तापमान लगातार बदलते रहता है। इन सब चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम स्तंभ आरेख का उपयोग करते हैं। अभी जो हम लोगों ने 12 पार का तालिका बनाई थी, उसी को यदि हम स्तंभ आरेख के रूप में बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा स्तंभ आरेख। स्तंभ आरेख इस तरह हमारा रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और दिसंबर लास्ट में। और इस दिशा में हम लिखेंगे बच्चों की संख्या, कितने कितने बच्चों की संख्या है वो किस माह में कितनी है। तो बच्चों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हमको यहाँ पर पैमाना लेना है। एक बच्चे के लिए यहाँ पर आएगा, 2 के लिए यहाँ पर आएगा, 3 के लिए यहाँ आएगा, 4 के लिए यहाँ आएगा, 5 के लिए यहाँ। इस तरीके से जितने अधिकतम बच्चे हैं उन सब यहाँ पर आते हैं। अधिकतम मान लीजिए 7 बच्चे थे तो 7 बच्चों तक की ऊंचाई वहाँ पर लिखनी है। मान लीजिए जनवरी में हम लोगों ने इसके पहले 12 पार का में 4 बनाया था, यहाँ पर इसका स्तंभ 4 तक ऐसा है। एक स्तंभ ये हो गया, ये जनवरी को प्रदर्शित करेगा। जनवरी 4 बच्चे, फरवरी 3 बच्चे हैं तो फरवरी का 3 की ऊंचाई तक चाहिए, 3 के सीट तक। मार्च में मान लीजिए हम लोगों ने 7 बच्चे लिए हैं तो यहाँ तक चाहिए 7वें कॉलम तक, ये 7 के सीट में रहेगा। फिर ऐसे ही मान लीजिए दिसंबर में 5 थे तो ये 5 के कॉलम तक रहेगा। और इधर की बाकी महीनों को भी कॉलम इसी तरीके से बनते हुए चले जाएगा। तो ये होता है स्तंभ आरेख। स्तंभ आरेख को भी देख करके हम जान सकते हैं माह का नाम इधर लिखा हुआ है और इधर बच्चों की संख्या लिखी हुई है। तो इसको भी देख करके हम आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं या उसका विश्लेषण हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये है आंकड़ों का उपयोग, इसका दैनिक जीवन में हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं। तो पूरा आंकड़ों का उपयोग इस अध्याय में केवल इतना ही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।